तो यहाँ पर आपका हम लोग कहाँ पर पहुंच गए हैं, रीत मुक्त में पहुंच गए है ना। इसके पहले कल जो आपका टॉपिक हुआ था वो रीत बद्ध था, और आज का जो टॉपिक है वो आपका है रीत मुक्त आपका है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया, घनानंद रीत काव्य की किस काल के कवि हैं। पहले प्रश्न का जवाब सभी को सही देना है। चलिए पहले का जवाब क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं पहले यहीं पर ये लिखा है रीत मुक्त, तो इसका जवाब भी क्या बनेगा, बी ही बनेगा है ना। तो तुक्का मारोगे तब भी आपका जवाब बन जाएगा। घनानंद रीत काव्य के किस काल के कवि हैं, तो आपके रीत मुक्त काव्य के आपके कवि हैं है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा है ना। इनसे यहाँ पर अच्छा देखो, घनानंद से 2-3 क्वेश्चन आपको बता दें। जो आपके घनानंद है ना, घनानंद, तो चलो अभी आपके अगले पॉइंट बताएंगे। यहां पर बताइए निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त आपका नहीं है, रीत मुक्त आपका नहीं है। तो देखो यहां पर हम आपको एक पॉइंट पहले बता दें तब क्लियर होगा कि रीत काल को अध्ययन के अनुसार से 3 भागों में बांटा गया है। एक है रीतबद्ध, रीत मुक्त, और एक आपका रीत सिद्ध है ना। रीत सिद्ध की बात करते हैं, रीत सिद्ध में तो आपके बिहारी आते हैं, रीत सिद्ध में बिहारी का स्थान सर्वोपर है। और रीतबद्ध में वो आपकी चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारीदास, आचार्य कुलपति मिश्र, ये आपके होते हैं। तो आप देख लीजिए घनानंद किस में आ गए, तो घनानंद आपका जवाब बन जाएगा यहाँ पर कौन सा भाई, हाँ रीत मुक्त आपके नहीं है कौन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सेनापति है, सेनापति, ये रीत मुक्त में आपके नहीं आएंगे है ना। चलिए आपके अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है। चलिए 5 का जवाब दीजिए। पहले प्रश्न में आपने नहीं सही किया है तो इस प्रश्न को आप लोग सही करिए जल्दी से। चलिए इनमें से कौन रीत मुक्त नहीं है, रीत मुक्त नहीं है 5 नंबर में, तो क्या बनेगा, तो देखो घनानंद भी हैं और आपके कौन है, आलम भी हैं, बोधा भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो केशव दास हैं ये रीत मुक्त आपके नहीं है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा है ना। यह आपने कल पढ़ लिया था अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है। याद रखिए भाषा के बारे में जिनका मतलब इनका अचूक अधिकार था वैसा किसी कवि का नहीं है। ये रामचंद्र के अनुसार ये कथन जो कहा है वो आके किसने कहा है, तो मतलब कह सकते हैं किस कवि के संबंध में है, तो घनानंद के बारे में है। ठीक है, घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके भाषा पर इनके अधिकार को बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन बने कौन सा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। चलिए पता हो तो जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए 7 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान है ना, जो कि याद रखिए एक वैश्या थी। कैसी थी, तो ये जो सुजान थी ये एक वैश्या थी। ठीक है, जो कि मोहम्मद रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विधा में नुपड़ थी सुजान। आपने मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में अच्छे से सुना होगा है ना, और पढ़ा भी होगा जहां भी पढ़े होंगे। तो देख सकते हैं मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वैश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। तो अभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सुजान शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया है, किसकी कविताओं में मिलता है, तो भाई किसके, तो घनानंद की कविताओं में मिलता है ना। चलिए क्वेश्चन आपसे दिया है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई जितने लोग जुड़ चुके हैं उतने लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़ चुके हैं उतने लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग जुड़ चुके हैं बाद में जुड़े हैं, काफ़ी लोग तो आते ही जो लाइक कर देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर भूल जाते हैं, तो लाइक भी कर दिया करिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर बताइए सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। तो अभी आपने पढ़ा कि आपकी घनानंद की कविताओं में है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका घनानंद आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार का, और वियोग श्रृंगार का जो आपका है वो आपके है घनानंद में, इसमें है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। घनानंद के स्वच्छंद काव्य शास्त्र काव्यधारा के प्रमुख कवि आपके हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, ए नंबर। चलिए यहाँ पर घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, घनानंद की जो कृतियां हैं वो किस भाषा में है। चलिए यहाँ पर 10 नंबर जवाब दीजिए, घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, तो आपकी ब्रज भाषा में है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, तो आपकी ब्रज भाषा में है। इनकी प्रमुख आपकी कह सकते हैं आपके, और इनके देखो घनानंद के 2-3 ग्रंथ आपके हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से, तो आपके सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार और रस के बिल्ली है ना, ये इनके महत्वपूर्ण आपके हैं। यहाँ पर देखो घनानंद के बारे में क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, 3 से 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं तो और अच्छे बनेगा कि घनानंद की कृतियां ब्रजभाषा में है। ठीक है, घनानंद का प्रमुख ग्रंथ कौन है, सुजान सागर है, विरह लीला, कोकसार। ठीक है, कोकसार पूछा गया कई बार, रसकेली बल्ली और आपके कृपाकांड। ठीक है, ये आपके घनानंद की प्रमुख आपकी कृतियां हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं घनानंद की जन्म की बात करें तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर 1739 में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे भी गए थे, ठीक है ना। ये प्रेम की मस्ती विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि हैं, जो अभी आपने पढ़ा कि आपके घनानंद कैसे कवि थे, वियोग श्रृंगार के आपके कवि रहे हैं, है ना। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है ना। यह ब्रजभाषा के पहले आपके कवि माने गए हैं। और अगला दिया है कि शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कोकसार किसकी रचना है। अभी आपने पढ़ा कोकसार जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। चलिए आप जवाब दीजिए। यहाँ पर पढ़ भी लिया है तो जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनने वाले हैं, है ना। चलिए यहाँ पर आपका 11 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। घनानंद की रचना है आपकी कौन, कोकसार है ना। घनानंद की अभी हमने बताया सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेल बिल्ली, है ना, और कृपा कांड। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है सुजान सागर के लेखक कौन है। चलिए यहाँ पर बताइए सुजान सागर के लेखक कौन है। सुजान सागर के, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, घनानंद, जो कि अभी आपने पढ़ा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, घनानंद आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है कि मोहि तो मेरे कवित्व बनावत रीत काल के किस कवि ने लिखा है। मोहि तो मेरे कवित्व बनावत रीत काल के किस कवि ने लिखा है। तो ये लिखा है घनानंद में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, घनानंद आपका इसका भी जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, ये पंक्ति किसकी है। तो ये भी पंक्ति किसकी है, तो आपकी घनानंद की है। ऑप्शन डी हो जाएगा, घनानंद बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं। यहाँ पर 17 वाले में जो आपका जवाब है ये पंक्ति किसकी है, तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है। आपने कई बार पढ़ा भी होगा, है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। और ये भी पंक्ति किसकी है, तो आपकी घनानंद की है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर, घनानंद बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, इनमें से रीत काल का कौन सा कवि अपने प्रकट चित्रण के लिए विख्यात है। चलिए यहाँ पर बताइए कि रीत काल का ऐसा कौन सा कवि है जिसने प्रकट चित्रण के बारे में अच्छी तरीके से बताया है और इसी कारण से ये क्या है, विख्यात है। जवाब क्या बनेगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपके सेनापति। याद रखिए कि जो आपके हैं आलंबन रूप में, ठीक है, याद रखिए जो सेनापति है वो आलंबन रूप से आपके चित्रोपण मतलब प्रकट चित्रण को काफी रूप से यहाँ पर उन्होंने संकेत दिया है। और हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सेनापति ने यहाँ पर प्रकट चित्रण का मतलब वर्णन किया है। इनकी एक रचना है सेनापति की, कौन सी, तो कवित्व रत्नाकर में, है ना। कवित्व रत्नाकर में इन्होंने प्रकट चित्रण का वर्णन किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है कवित्व रत्नाकर के रचनाकार कौन है। चलिए बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। कवित्व रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन से बनेंगे। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, सेनापति, है ना। कवित्व रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। और याद रखिए इनकी रचना आपकी किस भाषा में, तो आपकी ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा में लगभग 1706 संवत को देखी गई है, मतलब की गई है, ठीक है। और अभी तक इनकी यही कृति आपकी प्राप्त हुई है। मतलब क्वेश्चन ये पूछे कि कवित्व रत्नाकर की कौन सी रचना आपकी प्राप्त है, तो आपकी मतलब सेनापति की कौन सी है, तो आपकी कवित्व रत्नाकर, यही इनकी आपकी रचना इनके प्राप्त है। अभी तक यही इनकी एक मात्र रचना आपकी प्राप्त हुई है, ठीक है ना। कुछ लोग इनकी दूसरी कृति को बोलते हैं काव्य कल्पद्रुम इनकी दूसरी रचना मानते हैं, लेकिन कोई साक्ष्य ज्यादा है नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और भी यहाँ पर बन सकता है कि कवित्व रत्नाकर के सेनापति जो आपके हैं वो श्लेष अलंकार, कौन सा, श्लेष अलंकार, श्रृंगार और यहाँ पर श्रृंगार के बारे में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला पूछा है, यहाँ पर दिया है बोधा का असली नाम क्या था। बोधा का असली नाम क्या था, 24 नंबर में जवाब दीजिए। अगर आ रहा है तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बोधा का असली नाम, चलिए बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, बुद्धिसेन इनका कह सकते हैं असली नाम था, ठीक है। ये पन्ना नरेश, पन्ना जो आपकी एमपी में पढ़ता है, ये पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। किसके, तो आपके पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे, ठीक है। तो बोधा जो कहते थे वो खेत सिंह ही बड़े प्यार से कहते थे। इनकी दो रचनाएं बोधा की मिलती हैं, एक है आपका इश्कनामा, ठीक है, क्या नाम है, इश्कनामा इनकी एक कृति है। दूसरी कृति आपकी कौन सी है, तो विरह व रीस, या हम लोग इसे बोल देते हैं कामंद दला, ठीक है। तो इश्कनामा भी इन्हीं की आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, सुजान चरित्र के रचयिता कौन है। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए सुजान चरित्र के रचयिता इनमें से कौन बनेंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब तो सभी लोग दे ही सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं।
चलिए सूदन है, याद रखिए सुजान चरित्र की बात किया है। सुजान चरित्र के जो आपके रचयिता हैं वो आपके हैं सूदन। क्या है भाई? सूदन है ना। और ये कह सकते हैं ये जो आपका है ये वीर रस में, ठीक है, किसमें? वीर रस का प्रधान और ऐतिहासिक काव्य है, ठीक है, जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह, ठीक है, भरतपुर के जो आपके राजा थे बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह, जिनका उपनाम था सूरजमल, ठीक है, इनका उपनाम था सूरजमल, ठीक है, उनके युद्धों का वर्णन मिलता है इसमें सुजान चरित्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं किया है? चलिए बता डालिए, 26 वाले में बता डालिए जल्दी से कि निम्न से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं किया है? नहीं किया है, देख सकते हैं ये अच्छा प्रश्न है, शायद पहली बार आप पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर देखो आपका जवाब क्या बनेगा, यहां पर है सतसई, तो 26 का ऑप्शन बी, यहां पर सेनापति। याद रखिए सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। अभी हमने बताया था सेनापति की एक ही रचना देखने को मिलती है, कौन सी? कवित्त रत्नाकर, है ना, कवित्त रत्नाकर, ये एक ही रचना इनकी देखने को मिलती है, तो इस कारण से यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, हाँ यहाँ पर देखो 2-3 पॉइंट आपके दिए हैं, जैसे कि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ फूल मंजरी, है ना, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रस राज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पचासिका और वृत्त कौमुदी, ये आपके किसके हैं? मतीराम की प्रमुख आपकी रचना है। बिहारी की ख्याति जो आपकी हुई है वो उनकी सतसई के माध्यम से ही हुई है। बिहारी ने देखो सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका के भेद का वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है ना। अगले यहाँ पर वृंद, वृंद से क्वेश्चन बनते हैं, तो वृंद की प्रमुख रचना कौन है? 12 मासा, ठीक है, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई। ये देखो हमने बताया कि सतसई के नाम से इन लोगों ने यहाँ पर किया है रचनाएं, ठीक है, हो गया ना याद? 2-3 को बस याद क्या है, बस आपको देख लेना है। चलिए मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? चलिए अभी आपने पढ़ा कि मतीराम द्वारा जो आपका रचित ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर देना है सही कौन सा हो जाएगा। चलिए 27 नंबर में, तो देखो यहाँ पर ललित ललाम, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि मतीराम द्वारा रचित जो आपका ग्रंथ है वो कौन सा है? तो ललित ललाम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, ठीक है, ललित ललाम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ हम लोग आ चुके हैं कहां पर? तो आपके रीत सिद्ध में आपके आ चुके हैं, कहां पर आ गए हैं? रीत सिद्ध में आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। चलिए यहां पर दीजिए कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं वो आपके कौन है? रीत सिद्ध। और रीत सिद्ध के तो हमने पहले इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन बताया था, सिद्ध में कौन है? तो आपके बिहारी हैं। याद रखिए रीत काल में रीत सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो आपके बिहारी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहारी हो जाएगा। रीत सिद्ध उन कवियों को कहा जाता है जिनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध होता है, मतलब इनका जो ज्ञान है वो शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध है, लक्षणों के चक्कर नहीं पड़े हैं, है ना, सीधा सीधा इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान का अध्ययन करके यहाँ पर किया है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं रीतकालीन काव्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, एक है रीतबद्ध, दूसरा है रीत सिद्ध और तीसरा है रीत मुक्त, है ना। यहाँ पर देखो रीतबद्ध काव्य धारा के कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है, जिसमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम और पद्माकर ये किस में आते हैं? रीतबद्ध काव्य धारा में। कौन? चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर, ये आपकी रीतबद्ध में है। रीत सिद्ध में अभी आपने देखा रीत सिद्ध में कौन थे? तो आपके बिहारी थे, हाँ, और एक आपके रस निधि, ये आपके प्रमुख आपके हैं, ठीक है। रीत मुक्त में कौन है? तो रीत मुक्त काव्यधारा के कवियों ने रीत काल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप में श्रृंगार काव्य की रचना किया है। मतलब जो रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं उन्होंने श्रृंगार काव्य की रचना किया, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर ये आपके रीत मुक्त में होते हैं, ठीक है। चलिए कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक बार में तो वही कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, क्वेश्चन दिया है बिहारी रीत काल की किस काव्यधारा के कवि हैं। चलिए इसके पहले अगर आपने यहां पर पढ़ा तो यहां पर आप बताइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर बताइए बिहारी रीत काल की किस काव्यधारा के हैं। तो देखो पढ़ो कुछ भी, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, जो फोकस होना है क्वेश्चन में उनको तो सही करना है ना। पढ़ेंगे हम बहुत ज्यादा कुछ, लेकिन आंसर क्या मिलेगा? थोड़ा सा, और वही आंसर बार बार पढ़ेंगे तो आपका रट जाएगा। ये थ्योरी एक बार में तो नहीं रटेगी, है ना। चलिए बिहारी रीत काल की किस काव्यधारा के हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका जवाब बी हो जाएगा, रीत सिद्ध के, है ना, रीत सिद्ध के हैं, ठीक है। अच्छा रीत मुक्त के 2-3 आपको बता दें, जैसे आपके आलम थे, बोधा थे और ठाकुर थे, ये किसमें? रीत मुक्त में थे। रीतबद्ध में कौन थे? रीतबद्ध में, तो रीतबद्ध में आपकी कौन थे? तो आपने देखा अभी कौन? चिंतामणि, भिखारीदास, मतीराम देव, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे एक पूछा गया है, यार निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में है। चलिए अब यहाँ पर रीतबद्ध में अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना, थ्योरी जब पढ़ रहे थे आप कंफ्यूज हो रहे थे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मिल रहे हैं तो अब आप समझ जाएंगे, बार बार जब पढ़ेंगे तो रट ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए रीतबद्ध बताइए, रीतबद्ध में
अब यहाँ पर 3 बने तो देखो बिहारी लाल तो हो नहीं सकती हैं, क्योंकि बिहारी किस में है, रीत सिद्ध में है, बिहारी किस में है, रीत सिद्ध में है ना, तो ये तो आपके होंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका जवाब कौन बनेगा, इसका हो जाएगा मतीराम। जो मतीराम है वो किस में है, तो आपके रीतबद्ध के हैं मतीराम, है ना। यहाँ पर जो आपके आलम है, आलम किससे संबंधित है, तो आलम संबंधित है आपके रीत मुक्त से, किससे, रीत मुक्त से आपके आलम, और आपके कौन, घनानंद ठाकुर बोधा, ये आपके रीत मुक्त से होते हैं ना। तो इसका जो जवाब पूछा गया था रीतबद्ध से, तो आपके कौन हो जाएंगे, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मतीराम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार बिहारी किस धारा के कवि हैं। चलिए रट जाएगा, हमें पता है कि जैसे टेस्ट कंप्लीट होता है तो रट जाएंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम आपको लेके आते हैं कि जब बार बार रिवीजन करोगे तो रट जाएंगे, है ना। अधूरा अगर छोड़ दोगे तो फिर रटेंगे नहीं। चलिए बिहारी किस धारा के हैं, तो बिहारी किस धारा के हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब ऐसे पॉइंट अब आपने रट लिया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो रीत सिद्ध आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किया है। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किया है, तो लक्षण ग्रंथ की रचना आपके बिहारी दास ने, किसने, बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किया है। इसका ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि आपसे यहां पर कि द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीत, यह जो कथन है वो किसका है, 6 नंबर में। देखो यहां पर कहा गया है कि आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ा रहता है, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रहती है, या कैसा विधान है, ये पंक्ति में दिया गया है। और ये पंक्ति आपके बिहारी जी ने दिया है, किसने, बिहारी जी ने दिया है। इसका ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं। बिहारी सतसई में जो दोहे हैं वो आपके कितने हैं, 500 हैं, 718 हैं, 719 हैं, या 717 हैं। चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा बन जाएगा। चलिए यहाँ पर 713 आ रहे हैं और 719 भी आ रहे हैं। देखो कहीं कहीं पर 713 मिलते हैं, है ना, कहीं कहीं पर 713 मिलते हैं, लेकिन वैसे 719 दोहे इनके संकलित किए गए हैं, जो कि इनका मुक्तक काव्य है। ठीक है, तो इसका जो जवाब बनेगा वह कब बनेगा, कौन सा, सी नंबर 719 बनेगा। ठीक है, 719 बनेगा। देखो यहाँ पर हम आपको बताते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कि रीत काल में रीत सिद्ध के कवि कौन, बिहारी हैं, इनकी एकमात्र रचना सतसई है। अपनी इसी एकमात्र कृति से वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। यह मुक्तक काव्य है, याद रखिए ये जो आपका सतसई है कैसा है, मुक्तक काव्य है। इसमें दोहों की संख्या 719 है, परंतु कहीं कहीं 713 दोहों का भी उल्लेख मिलता है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इनका एक दोहा हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न माना जाता है। भाषा शिष्ट की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य की महान विभूषित, कैसी, ब्रज भाषा संबंधित है। ठीक है ना, तो ये आपके 2-3 पॉइंट आपके बनेंगे। यहां पर दिया गया है, हाँ देखो बिहारी शाहजहां के समकालीन थे और राजा जयसिंह के समकालीन थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि बिहारी किसके समकालीन, शाहजहां के समय में, और राजा जयसिंह के भी समकालीन आपके राजकवि थे। ठीक है, बिहारी का जन्म 1500 का 95 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ था। वे जात के मातुर, ठीक है, चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था और बचपन का नाम बुंदेलखंड में बीता, है ना। इनका जो बचपन बीता था वो आपके कहां पर, बुंदेलखंड में बीता। युवावस्था ससुराल में मथुरा में व्यतीत हुई थी। मृत्यु हुई थी 1664 में। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट अभी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर बताइए बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं। चलिए यहां पर बताइए बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं। चलिए यहां पर बताइए 719। चलिए यहां पर बताइए, यहां पर दिया गया है, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर 700। देखो ऑप्शन के अनुसार लगाना है, ऑप्शन के अनुसार लगाना है ना। अभी बताया था कि कितने, 719 हैं, कहीं कहीं पर 713 मिलते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार कहां पर जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से लाया है, यहां पर दिया बिहारी की रचना का नाम क्या है। बिहारी की रचना का नाम क्या है, यहां पर दीजिए। लाइक शेयर भी करिए भाई, आप लोग लाइक शेयर भी नहीं करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं, बाद में जुड़े हैं, या ऑफलाइन जो भी जुड़ देखते हैं वो लोग लाइक भी कर दिया करें। ऑफलाइन वालों को तो कहना भी नहीं पड़ता, वो लोग तो बेचारे तुरंत कर ही देते हैं। वो लोग इतना बिजी भी होते हैं कि वो लाइव क्लास भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप लोग तो लाइव मजा भी लेते हो पूरी तरीके से, है। आपके कमेंट का जवाब भी देते हैं, कोई दिक्कत होती है तो आपके कमेंट का जवाब भी मिलता है। तो आप लोगों को तो फिर सोचने वाली बात नहीं होती है, बेचारे वो लोग क्या करें जो टाइम नहीं मिलता है और ऑफलाइन देखते हैं। वो लोग अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में करते हैं, फिर उनका रिप्लाई दिया जाता है ना। आप लोगों को तो हम डायरेक्ट कोई भी समस्या होती है लाइव ही बताते हैं, है कि नहीं। चलिए बताइए बिहारी की रचना का नाम क्या है। यहाँ पर बिहारी की रचना का नाम क्या है, तो यहाँ पर जवाब आ चुका है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, बिहारी सतसई। ऑप्शन बी, बिहारी सतसई हो जाएगा, है ना। अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया कौन सा, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे। बिहारी किस काल के कवि थे, तो बताइए यहाँ पर 10 का जवाब क्या बनेगा।
तो अभी आपने पढ़ा कि बिहारी रीत सिद्ध काव्य के थे, लेकिन रीत सिद्ध भी किस में आता है, तो आपके रीत काल में आता है ना, रीत काल में ही तो आता है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है जो कि दिया गया है कौन सा, कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तभी कहते हैं जो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कह सकते हैं जो भी डिस्क्राइब करते हैं या कुछ हम आपको पॉइंट दिखा देते हैं, पढ़कर बता भी देते हैं, वो जरूर क्वेश्चन बनते हैं। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, तो 11 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इनके ब्रज भाषा का एक काव्य है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ब्रज भाषा बन जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया रीत काल का हुआ कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो कौन है आपके, तो बिहारी हैं जिन्होंने बिहारी सतसई लिखकर ये आपके हिंदी साहित्य में दे सकते हैं रीत काल में आपके अमर हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है। हाँ, हम लोग आ चुके हैं कहां पर, तो आपके आधुनिक काल में हम लोग आ चुके हैं, जो कि पहला प्रश्न आपका दिया है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अधिमान दिया गया है। चलिए बताइए भाई, हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों ने जो नाम दिया है वो किस नाम से दिया है। चलिए यहाँ पर देना है 19वीं शताब्दी से अब तक के, और इसे कहा जाता है आधुनिक काल। तो आपका जवाब हो जाएगा बी, आधुनिक काल कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना ब्रिटिश काल के समय से आपकी की गई थी, जो कि आविर्भाव कब हुआ है, तो आपके वर्तमान में आपका हुआ है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। मतलब हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसे और क्या नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बताइए। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, ऑप्शन डी आ रहा है, मतलब डी भी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिए ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, गद्य काल, है ना। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्र काल क्या बोलते हैं, स्वतंत्र काल। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश काल से हम लोग मुक्ति पा चुके थे, इस कारण से इसे स्वतंत्र काल या गद्य काल भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी मिल सकता है कि गद्य काल को स्वतंत्र काल किसे कहते हैं ना, तो स्वतंत्र काल भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर जान सकते हैं कि गद्य काल किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। चलिए ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 4 नंबर में, 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बनेगा आपका जवाब यहाँ पर सी, आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर आपके हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर। यहाँ से क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं, इस कारण से 2-3 पॉइंट इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रवण कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हैं हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश, घना श्रीनियम, गंगा विष्णुलहरी, रत्न षष्टक, विराट षष्टक और आपका प्रकीर्ण पदावली। ये आपके से जगन्नाथ रत्नाकर से कुछ क्वेश्चन अभी आपको मिलने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन और भी हैं कि इनका जन्म 1866 में वाराणसी में हुआ था, मृत्यु कहां हुई थी, आपकी हरिद्वार में 1832 में। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय आपके कवि थे। ठीक है, इनके जो सर्वाधिक प्रिय कवि थे वो आपके बिहारी थे। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवेत्ता में बेजोड़ है आपकी है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और बचा है, कह रहे उद्धव शतक जो कि 1929 में ब्रजभाषा में लिखी गई, यह काव्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक और अपने प्रबंध ग्रंथ और प्रतीत होता है, दूसरी ओर मुक्तक, मतलब प्रबंध और मुक्तक दोनों है। ठीक है, चलिए इससे जुड़े देखते हैं कोई पॉइंट अगर बन रहा है तो देखते हैं। कह रहा है रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए लॉक करिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी लॉक करिए। ऑप्शन आ रहे हैं बी नंबर, यहाँ पर बी नंबर जगन्नाथ रत्नाकर, आपका जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छांटिए। चलिए यहाँ पर बताइए जगन्नाथ रत्नाकर की इनमें से कौन सी कृति है। अभी हमने यहाँ पर कृतियां बताया, तो थोड़ा अगर आपने गौर से ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगा, उद्धव शतक। कौन सी है, आपकी उद्धव शतक है, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है उद्धव शतक के लेखक कौन है, उद्धव शतक के लेखक कौन है। देखो हमने बताया ना 2-3 पॉइंट जो भी हम आपको बता दें वहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर उद्धव शतक के लेखक कौन है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए साथ साथ में। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन आपका ए लॉक कर देते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, रत्नाकर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उद्धव शतक में छंद कितने हैं। उद्धव शतक में छंद कितने हैं, याद रखिए यहाँ पर है 116, 120, 130, 135, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा 118। कितने हैं, तो उद्धव शतक में छंद कितने हैं, तो आपके 118 छंद है। कितने हैं, 118 आपको यहाँ पर याद करना है। 118 आपके इसमें से छंद है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा क्या, 118 छंद आपके इसमें है। ठीक है, उद्धव शतक जो कि आप दे सकते हैं रत्नाकर इनकी सबसे प्रसिद्ध आपकी कृति थी, है ना, भ्रमर गीत परंपरा का एक काव्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि रत्नाकर कृति गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है।
यहाँ पर देखो रत्नाकर द्वारा एक कृति है गंगा अवतरण, और ये किस छंद में लिखा गया है? ये छंद है, आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके रोला में लिखा गया है। किस छंद में है? तो आपके रोला छंद में लिखा गया है। किंतु इनका प्रिय छंद अगर ये पूछे कि रत्नाकर का सबसे प्रिय छंद कौन सा है, सबसे प्रिय छंद वो कवित्त छंद था। कौन था? तो इनका सबसे प्रिय छंद आपका कौन है? तो सबसे प्रिय छंद कौन है? कवित्त छंद इनका आपका है। ठीक है, याद रखिए रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में रचनाएं किया है। ठीक है, किसमें? श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में रत्नाकर ने रचनाएं किया है। ठीक है, इन्होंने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। कौन सी पत्रिका है इनकी? एक पत्रिका कौन सी है? वो है आपकी साहित्य। कौन सी ये पत्रिका पूछी गई कई बार? साहित्य सुधा निधि, साहित्य सुधा निधि, ये इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। इनका संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, और 1930 ईस्वी में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी सभापति बने थे। कब? तो आपके 1930 में कलकत्ता में सभापति भी आपके बने थे। इतने क्वेश्चन इनसे थे। आगे आते हैं भारतीय युग। यहाँ पर आ गया है अगला युग। कौन सा युग? भारतीय युग आपका आ चुका है। ठीक है, भारतीय युग में पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय युग का एक अन्य नाम कौन सा है? यहाँ पर जवाब दीजिए, भारतीय युग का एक अन्य नाम क्या है? प्रगति प्रयोग काल है, जागरण सुधा काल है, पुनर्जागरण काल है, नव सावंत काल है। इसका राइट आंसर सही कौन सा बन जाएगा? सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, और किसी का बी आ रहा है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, पुनर्जागरण। याद रखिए भारतीय युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, जो कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर भारतीय हरिश्चंद्र का काल समय जो निर्धारण किया है वो 1850 से लेके 1885 तक के समय की रचना को इन्होंने रखा है। ठीक है, जो कि नई धारा और प्रथम उत्थान की संज्ञा इन्होंने दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर भारतीय जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? चलिए बताइए, भारतीय जी ने कौन सा ऐसा नाटक है जो स्वयं किया? स्वयं इन्होंने अभिनय किया है। यहाँ पर जवाब सही कौन सा बन जाएगा? चलिए, जानकी मंगल, जानकी भारत, बारहवीं रामायण और अंधे नगरी। अगर नहीं आता है तो बस आपको साथ साथ निभाना है, हमारे साथ साथ आपको चलना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ट्रू ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर, ये है जानकी मंगल। देखो यहाँ पर भारतीय ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो जानकी मंगल। ठीक है, जानकी मंगल, जो कि कह सकते हैं 1868 में, कौन? 1868 ईस्वी में अभिनय के लिए इन्हें रचा गया था। ठीक है, और यह नाटक गुणों से आपका युक्त थी। अगर भाषा की बात करें कि इस भाषा में, इसमें कौन सी भाषा थी? तो परमार्जित खड़ी बोली आपकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां कर दिया है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। देखो कहां की बात कर रहा है? काशी की बात कर रहा है। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक जो आपके रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं? यहां पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 3 का ऑप्शन बनेगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। काफी लोगों के जवाब इसके पहले आया था कि आपके अंधे नगरी। तो देखो अंधे नगरी है क्या? याद रखिए काशी की जो नाट्य संस्था है, देखो ये नेशनल थिएटर मतलब क्या हुआ कि काशी की नाट्य संस्था जो आपकी कौन है? नेशनल थिएटर। ठीक है, की मंडली ने अंधे नगरी नाटक का जो मंचन किया था वो 1881 में, मतलब जो आपका अंधे नगरी नाटक है इसका मंचन किया गया था, मंच में प्रस्तुत किया गया था 1881 में किया गया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के क्या थे? संरक्षक थे। ठीक है, और इन्होंने भी इस अभिनय में भी इन्होंने हिस्सा भी लिया था, मतलब पहले उसमें लिया था और इसके बाद इसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे दिया है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, भारतेंदु कालीन उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, वाकई किससे मानी जाती है? किससे मानी जाती है? यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा बी नंबर, परीक्षा गुरु से। किससे? ऑप्शन बी, जो कि सभी का जवाब सही आ रहा है कि भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों से हुई है। किस किस भाषा में? तो आप कह सकते हैं इस समय जो आपकी हुई थी वो बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के आपके उपन्यासों से हुई थी। ठीक है, इनमें से अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक, देखो अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास था लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, है ना। ये कैसा था? ये अंग्रेजी ढंग का, कैसा? अंग्रेजी का ये पहला मौलिक उपन्यास था जो कि लाला श्रीनिवास द्वारा आपका रचित है, जो कि परीक्षा गुरु। कब आया था? तो आपके 1882 में आपका था। ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब ये आपका बन जाएगा, है ना। और एक और आपने सुना होगा क्या? 100 अजान एक सुजान, है ना, वो बात कर्ण भट्ट द्वारा था, है ना। और चंद्रकांता जो कि देवकी नंदी खत्री के द्वारा आपके उपन्यास है। ठीक है, इनकी शुरुआत यहाँ से आपकी मानी गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला पूछा गया है, कह रहे तदी समाज से किसका संबंध था? तदी समाज, ये तदी समाज है, तदी समाज है, इसका जो संबंध है, ये संबंध है वो आपके किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका जवाब 5 को बन जाएगा बी, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। किससे है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, तदी समाज का संबंध है आपकी कह सकते हैं किसे? आपके हरिश्चंद्र से। अगर क्वेश्चन ये पूछे इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या था? हरिश्चंद्र था। ठीक है, और इन्होंने 1880 में, कब? 1880 में, याद रखिए कि इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने ही 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि दिया था। वैसे इनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन 1880 में ही काशी के
विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। और हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। ये पॉइंट आपका सबसे बेस्ट आपका है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर आपसे अगला है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर इनका बहुत बनता है जो कि प्रैक्टिस में मिलता है, हम सॉल्व कराते हैं। तो वहां मिलता है कवि वचन सुधा। क्या बनता है? कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जो कि 1876 ईस्वी में निकाली गई थी, है ना। 1876 में आपकी हरिश्चंद्र मैगजीन, है ना। नहीं, देखो, कवि वचन सुधा जो थी ये 1868 में आपकी थी, और हरिश्चंद्र मैगजीन, है ना, वो 1876 में निकाली गई थी, ठीक है। तो दो पत्रिका इनकी है जो याद करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? चलिए 6 नंबर, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? यहाँ पर है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर द्विवेदी और आपके बाबू मैथिली शरणगुप्त। आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत हिंदी में माना जाता है, ठीक है। चलिए, और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाए ऐ अति ख्वारी। ये पंक्ति जो है ये किसकी पंक्ति है? याद रखिए, ये भी पंक्ति है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मतलब इस पंक्ति में मूल तथ्य है कि राजभक्ति और देशभक्ति, है ना, इनके बारे में इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश लोग थे उनका उपनिवेश काल हुआ करता था, है ना। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? चलिए, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने किया था? किसने किया था? तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बी और बी ही नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपका हो गया। मतलब देखा जाए कि हिंदी प्रदीप में, है ना, किसमें? तो अभी हमने बताया था हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी, तो हिंदी प्रदीप में ही संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा एक सच्ची आलोचना शीर्षक से आपकी की गई है, और इसमें बालकृष्ण भट्ट ने एक नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति भी किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? चलिए, कह रहा है मेघदूत जो कि कालिदास का है ना। इसका पूछा है कि इस काव्य का खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? ये किसने किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, ठीक है। और इन्होंने अनुवाद आपके रघुवंशम, मेघदूत, इनकी कृतियों के सकते उल्लेख आपको मिलता है। मतलब मेघदूत का भी है और रघुवंशम, ठीक है, जो कि आपकी किसकी? कालिदास की है। इनका कन्वर्ट किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं किया है? चलिए यहाँ पर बताइए, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं किया है? किस भाषा में कविताएं किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब से क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में इन्होंने आपकी कह सकते हैं कविताएं लिखा है, ठीक है। ब्रज भाषा में अगर पूछे छंद कौन सा है ना, अगर पूछे कौन से छंद का प्रयोग हुआ है तो सवैया छंद का इन्होंने प्रयोग किया है, सवैया छंद का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। इस प्रकार से जवाब बनेगा ए नंबर, है ना। उम्मीद है कि आप लोग नोट भी करते रहे होंगे, है ना। नोट भी करते रहिए, नहीं तो सब उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर कौन सी भाषा हुई है, कहाँ पर क्या हुआ है, कहाँ पर भारतेंदु है, कहाँ पर आधुनिक है, कहाँ पर द्विवेदी है, सब उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। गेंद तो होती है बाउंस थोड़ी दूर से, लेकिन ये हिंदी साहित्य इतनी जोर से बाउंस होगी कि पता भी नहीं चलेगा, स्टेडियम के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए नोट जरूर करिएगा, धीरे धीरे नोट करेंगे तो आपका क्लियर होता जाएगा। अगले प्रश्न का प्रश्न आपसे है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? चलिए यहाँ पर बताइए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? तेरा का जवाब सही क्या बनेगा? तेरा का ऑप्शन राइट हो जाएगा अब्र, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अब्र नाम से। किस नाम से? अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है? याद रहेगा थोड़ा बहुत बस याद रखना है, परेशान मत होना, थोड़ा बहुत याद रखना है, क्योंकि इसका जो रिवीजन कराएंगे तब आप थोड़ा सा जल्दी आप जवाब दोगे, याद आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ पढ़े थे, है ना। चलिए, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? चलिए, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश, लाला सीताराम, श्री विद्यानिवास मिश्र या जगनिक? इसका राइट आंसर सही क्या बनेगा? इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, लाला सीताराम। किसने किया है? लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूल भुलैया, है ना। एक इनकी पुस्तक आपकी है भूल भुलैया, ठीक है। भूल भुलैया आपने सुना है? भूल भुलैया जो कि 1885 में कह सकते हैं इन्होंने अनुवाद किया था। वैसे देखा जाए लाला श्रीनिवास जो लाला सीताराम है, लाला सीताराम इनका उपनाम आपका भूप है, ठीक है। याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछे, अगर मान लो लाला सीताराम ना दिया हो तो वहां पर भूप दिया होगा। क्या? भूप दिया होगा। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधि का, किसमें? देखिए एक पॉइंट समझिएगा, इन्होंने क्या किया है? दोहा चौपाई में अवधि भाषा का कह सकते हैं घनाक्षरी सवैया में ब्रजभाषा और गद्य खड़ी बोली का किया है। कई चीजों इन्होंने किया है, और हो सकता है क्वेश्चन में मिल जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है।
कह रहा है गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवल का अनुवाद किसने किया है? ये किसने किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, श्रीधर पाठक ने किया है। ये कह सकते हैं क्वेश्चन आपके 2019, 2016, 2015 मतलब देखा जाए कि आधुनिक समय में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, है ना। यही कारण है हिंदी साहित्य आपकी कठिन होती जा रही है। तो गोल्ड स्मिथ की कृति कौन है? ट्रैवल है, और इसका अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक। किसने? श्रीधर पाठक ने किया है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? चलिए ये बताइए, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आ रहा है ए नंबर, फूलों का गुच्छा। बिल्कुल सही है। यहां पर तुक्का ही मारे होंगे, लेकिन जवाब तो आया है सही। याद रखिए, भारतेंदु द्वारा रचित बोली में आपकी कह सकते हैं रचित खड़ी बोली में रचित जो आपकी रचनाएं है, कविताएं हैं, वो फूलों का गुच्छा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है। ठीक है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता या पितामह या प्रवर्तक कहा जाता है। क्या क्या बोला हमने कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता या पितामह या प्रवर्तक माना जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब उसी के अकॉर्डिंग आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन है? भारतेंदु कालीन कवि कौन कौन है? यहां पर बताइए 17 नंबर में। चलिए 17 का अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा? देखो हरिश्चंद्र तो आपके है ही है ना, प्रेमघन भी है, प्रताप नारायण मिश्र भी है, और आपके अंबिका दत्त व्यास। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। ए नंबर आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और आपकी अंबिका दत्त आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? चलिए बताइए कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? यहाँ पर देना है 18 नंबर में। चलिए अगर आप ऐसे ऐसे टफ प्रश्नों को अगर आप पढ़ ले रहे हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े हैं तो ये समझिए कि बस ये कुछ ही दिन का समय है, 2-4 दिन में आपकी कह सकते हैं कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा लो लेवल आएंगे, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेंगे, फिर थोड़ा हाई लेवल लेंगे, मतलब हाई लो लेंगे, तो एक दिन आपका बिल्कुल एवरेज बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइए, 1 महीना में आप लोग हीरो बन जाओगे। चलिए कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाए कौन सा? तो ऑप्शन देखो, बालकृष्ण भट्ट भी थे, प्रताप श्रीनिवास भी थे, तो आपके बाल मुकुंद गुप्त। कौन? तो बाल मुकुंद गुप्त ये किसके हैं? तो आपके द्विवेदी युग के हैं। कहाँ के हैं? द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग के आपके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? भारतेंदु युग का जो लेखक है वो आपका कौन सा है? भारतेंदु युग का जो लेखक है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 19 नंबर में क्या बनेगा? पंडित, अभी बताया था ना, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। 19 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बताइए भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? तो देखो अभी हमने बताया बालकृष्ण भट्ट भी थे, आपके प्रताप नारायण मिश्र भी थे, ठाकुर जगमोहन सिंह थे, लेकिन प्रेमचंद है ना, प्रेमचंद तो नहीं है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, प्रेमचंद इनमें से नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया है। यहां पर देखो दिया है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। ये जो दिया था, ये दिया था कब दिया था? तो ये है ऑप्शन राइट आपका सी, 1884 में। 1884 में याद रखिएगा एक मेला था, याद रखिए हिंदी साहित्य के रुचि में रखने वालों के लिए एक ददरी मेला है। कौन सा मेला है? ददरी मेला का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, कौन सा मेला? ददरी मेला का एक खास ऐतिहासिक महत्व है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहां पर भाषण दिया था, जिसमें बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए 1884 को बलिया के भाषण के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर इन्होंने एक पॉइंट दिया था, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है ना, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, एक चैप्टर भी है, अब आपको याद आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? 22 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, भारतेंदु युग की है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। याद रखिए समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी। कैसी थी? तो ये जो आपकी समस्या पूर्ति क्या है? ये काव्य शैली, उस समय की जो काव्य शैली थी, तो समस्या पूर्ति हुआ करती थी, है ना। उनके मंडल के जो कवि थे, उनके विषयों पर तत्काल समस्या की पूर्ति किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर भारतेंदु युग के नाटककार बताइए। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? तो ये है श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास हैं। वैसे देखा जाए कि भारतेंदु युग के जो आपके लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, राधा चरण गोस्वामी भी मिलेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी हैं, लाला श्रीनिवास दास भी हैं, बाबू देवकी नंदन खत्री भी हैं, किशोरी दास गोस्वामी भी हैं। यहाँ पर पूछा गया है नाटककार जो कि आपके कौन है? तो ए नंबर श्रीनिवास दास आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यार आपसे भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? यहाँ पर जवाब सही कौन सा बन जाएगा?
यहाँ पर सही जवाब 24 का बनेगा, यहाँ पर बी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे थे? ये थे कृष्ण भक्ति। कैसे? तो आपके कृष्ण भक्ति से अगर क्वेश्चन पूछे कि जो भारतेंदु थे युग थे तो वो कैसे थे, तो आपके पुष्टि मार्ग में थे और ये कृष्ण भक्त थे। सभी कैसे थे? कृष्ण भक्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कौन? द्विवेदी युग अब आपका आ चुका है। देखिए अब आपका आ चुका है द्विवेदी युग आ चुका है, जो कि क्वेश्चन दिया है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? यहाँ पर बताइए कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है।